भाई 14 साल आपकी सरकार को हो गए हैं 91 के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहे, 8 साल मोदी जी रहे। 14 साल में आपने इतिहास के ऊपर कोई एनसीईआरटी की, यूजीसी की, किसी भी कोई एकेडमिक कोई कमेटी बनाई आपने कि भाई इसके ऊपर स्टडी कर लें? वो काम चल रहा है, बना दी, बदल दिया। आलोक जी वो छोड़िए, बना दिया। नाम बता देना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए बताइए ना भैया। अरे बताइए ना आप। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस देश में भाव जगाया, इन लोगों के साथ भगवान के लिए इस देश में भाव जगाया, काशी विश्वनाथ को भव्य बनाया, देश में सांस्कृतिक आजादी की बात की। मैं चुप हो जाता हूं। ये सब नहीं करते थे। आलोक जी को बात पूरी करने दीजिए। क्या ये बदलाव नहीं है? आलोक जी, मैंने कमेटी का नाम पूछा, अगर किसी महानुभाव को पता हो तो बता के जाइएगा। दूसरी चीज, आडवाणी जी ने मुसलमानों से माफी मांगी बाबरी मस्जिद गिराने के लिए। किस चीज के लिए कमेटी के नाम की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, इतिहास अगर गलत लिखा गया तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करेंगे आप, या केवल टीवी पे आके डिबेट करके ज्ञान पेल के चले जाएंगे? उस पर कमेटी बनी ऑलरेडी। दूसरी चीज, ये इतिहास ही बदला जा रहा है। पूछ रहा हूँ आपसे। अरे साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ आलोक जी, वो इतिहास बदलने कौन से डिपार्टमेंट में बताइए, उसका नाम बता दीजिए। देखिए, तीन चार लोग चिल्लाने लगेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य मूर्ति खड़ी है जिनको शायद आप बिल्कुल अलग कर चुके थे। आज सुनिए, बहुत फायदा हुआ। आज इस देश में जिस आजाद हिंद फौज ने इस देश में अपने लोगों की जान दी, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। फौज पे पहुंच जाएंगे, राजीव गांधी पे पहुंच जाएंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं है। नेताजी सुभाष बोस का नाम लेना क्या फायदा का मतलब होता है? मैं चुप रहूंगा, डिबेट में चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, उनके बारे में बात होनी चाहिए। किसी की आवाज नहीं आ रही है, आपको क्यों दर्द है? नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके। मसूद जी एक सेकंड, शिवम एक सेकंड। ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे बातचीत नहीं होगी। हमारे व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं। सुनिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने प्रवक्ताओं को अपनी बात को देखने के लिए, उस नजरिए को समझने के लिए जानना चाहते हैं कि जो लोग समर्थन में और जो लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो वो उनके तक बात तो जानी चाहिए। इस ऐसी मछली बाजार में कुछ किसी को समझ नहीं आता। 30 सेकंड सर आलोक जी मैं आपको दे रही हूं, प्लीज कंप्लीट योर वर्ड्स, देन मैं शिवम से कमेंट लूंगी और फिर मसूद जी से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि साहब वो चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया उसके ऊपर, और पार्लियामेंट का एक्ट हमेशा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रहता है। ये तो वकील है, इनको पता होना चाहिए। ना तो स्टे है और ना ही पार्लियामेंट का कोई एक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता है, संसद ही बदल सकती है, इंटरप्रेट कर सकता है केवल सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात। लेकिन आलोक जी, ये बात तो किसी ने नहीं कही। सब यही कह रहे हैं कि भाई संसद में ही बदलेगा। नहीं, शिवम ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। मैंने कहा चैलेंज है, बदलना नहीं कहा मैंने। वो गलत बात है। चैलेंज है, वो चैलेंज नहीं है। अरे भाई, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कहीं स्टे है क्या? अरे भाई, कहीं स्टे है क्या? नहीं है तो अपना शांत बैठो। अब सुनो बात। दूसरी चीज, इन्होंने एक और मुद्दा अभी उठाया था थोड़े दिन पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2019 के इनके मैनिफेस्टो में भी 2018 में इन्हीं का लॉ कमीशन। अरे सुनो ना भाई, सुनो ना भाई, रोकता है ना, कुतुब मीनार को भी रोकता है। आप ध्यान से पढ़ें उसको। 2018 में इन्हीं का लॉ कमीशन कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। 2019 में मैनिफेस्टो में आ जाता है। 2020 के पास से इस देश के अंदर लॉ कमीशन ही नहीं है, लेकिन यहां पर आकर टीवी पे सब ज्ञान पेलेंगे। अरे भाई, लॉ कमीशन का कौन चेयरमैन है, जरा बता के जाइएगा पूरे इस देश को। विपिन चंद्र रावत जी का देहांत हुए, सीडीएस साहब का रहस्यमयी मौत हुए 6 महीने हो गए। सीडीएस का पद खाली है, लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन किस कोई चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। रावत की रहस्यमय मौत की आपने बात कही। मैं समय एक अपने चैनल के लिहाज से एक स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है। उनकी मौत किस तरह से हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसे हमें संदिग्ध नहीं कहा जाना चाहिए। वो एक ऐसी आपदा थी जिसको हमने तमाम जानकारी सुनिए, मुझे लगा यहाँ क्लियर होना चाहिए, इसलिए और कोई बात नहीं है। मसूद हाशमी जी, एक आपका इस पर कमेंट। आलोक जी जो बात कह रहे हैं, सर प्लीज, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बाकी पैनल्स की मैं बात नहीं जा पाई हूँ। मसूद जी देखिए प्रीति जी, हम ये जो कुतुब मीनार का और ताजमहल का जो इशू उठ रहा है, हम लोग तो भारत के तमाम मुसलमान, और मैं समझता हूँ शायद सारे शहरी,
इनको नेशनल धरोहर मानते हैं, राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं इनको, और इसी इसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं। हम कहीं वहां जाते हैं तो टिकट लेकर जाते हैं। मैं आरपी सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, ये जो उन लोगों की हिमायत कर रहे हैं, तो क्या मतलब ये वहां कुतुब मीनार में और ताजमहल में मंदिर बनाना चाहते हैं? क्या इनका स्टैंड क्या है? ये जवाब मुझे दे दीजिए, चूंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो इनका स्टैंड क्या है? ये क्यों उन लोगों की हिमायत कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्यों सरकार जो है संरक्षण दे रही है, जो ये 10-15-20 लोग इकट्ठे होकर कहीं पे चले आते हैं? ऐसी कौन सी बात आपको लगी कि आपको लग रहा है कि सरकार संरक्षण दे रही है? अगर सरकार संरक्षण न देती, अगर महाराष्ट्र सरकार ने एक एग्जाम्पल पेश की है, जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे को रानी जी को उठा के ठोक दिया, अगर इस तरह ये सख्ती से एक्शन ले लें तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर कोई विरोध कर रहा है 10-15-20 लोग और उसकी बात जो को सुना जा रहा है, वो अपना कोर्ट में जा रहा है, न्यायपालिका से चाह रहा है कि इस मामले पर संज्ञान ले न्यायपालिका, उसमें सरकार कहां संरक्षण दे रही है? ये बात तो बेतुकी सी लगती है सर। आपको लग रही है ना बेतुकी, लेकिन हो तो यही रहा है ना। चूंकि पुलिस ने इनको पुलिस पूरा प्रोटेक्शन दे रही है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगाया जा रहा, कोई दफाएं नहीं लग रही इन पे, इसी वजह से इनकी हिम्मतें हो रही हैं। चाहे जहां ये लोग पहुंच रहे हैं उधर जाके वहां उधम मचा रहे हैं, चूंकि इन्हें मालूम है कि कुछ लोग बैठे हैं जो इनको बचा लेंगे। आरपी सिंह जी, अब जवाब दे दीजिए इस पर। वो कह रहे हैं कि लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और ताजमहल को लेकर आपकी सरकार ने ही जो स्टैंड क्लियर किया 2015 में, 2017 में एसआई ने, उस पर आप बताइए ना, कैसे लोग दाखिल हो जा रहे हैं, कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है वहां मुट्ठी भर लोग पहुंच जा रहे हैं, जैसा कि लगातार आरोप भी लग रहा है और तस्वीरें भी हमने देखा, वहां हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए चले आते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप जेल में डालिए इन लोगों को। ये ताजमहल के परिसर में नमाज पढ़ी जाती है, तब तो कोई रोकता नहीं, तब कोई चर्चा भी नहीं करता। समय क्या जो उनको सूट करता है, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो पाप हो गया। वहाँ लाखों लोग खड़े होकर ताजमहल परिसर के अंदर नमाज पढ़ते हैं। जाने में और सहमति से जाने में फर्क है, प्रशासन की परमिशन और प्रशासन के खिलाफ जाने में फर्क है। मैं वापस कह रहा हूँ, हम लोग संविधान के अनुसार चलेंगे, जो कोर्ट का आदेश है उसको मानेंगे, हम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति में कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करना नहीं लिखा। हम लोग राजीव गांधी की कांग्रेस वाली पार्टी नहीं है कि कोर्ट आदेश देखा उसको हम उल्टा कर देंगे शाहबानो वाले केस में। याद रखिएगा, मैं आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ, हम देश के संविधान के अनुसार से और कोर्ट के आदेश के अनुसार से काम करेंगे। कोई व्यक्ति अपनी राय रखता होगा रखेगा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो विष्णु स्तंभ है तो क्या आप उस मीनार को हटाकर वहाँ मंदिर बनवाएंगे? कलंकित इतिहास पढ़ा गया, ताजमहल को तेजोमहल बनाएंगे, उस इमारत को डेमोलिश करके क्या करना चाहती है सरकार? वो ये पूछ रहे हैं आपसे। मैंने कहा ना, जो कलंकित इतिहास है वो ठीक होना चाहिए। रायसीना हिल्स को गिराना जाके अंग्रेजों के गुलाम थे, जो वो अंग्रेजों की गुलामी वाली बात कर रहे हैं। अरे अंग्रेजों के धरोहर उनको मिटाओ ना जाके, वहां पर पार्लियामेंट में गिराओ ना जाकर, बहुत बड़ी मेहनत कर दी, पर वो ये नहीं बताते कि किस प्रकार वहां हिंदू देवी देवताओं की और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर वहां मंदिर वहां पे मीनार खड़ी गई। ये 70 साल से इसको दबाया गया,